हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑन जटेन क्लासेस। हमारा टॉपिक चला हुआ था लास्ट टाइम हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और वो है ऑस्मोसिस। बने रहिए मेरे साथ, बहुत आसान होने वाला है ऑस्मोसिस। लेट्स स्टार्ट। बेटा ऑस्मोसिस समझने से पहले से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझना। हमारे पास ये कोई बीकर है, इसमें हमने दो चैम्बर बना रखे हैं अलग से। यहां पर मैंने क्या डाल रखा है, रेड कलर सोल्यूशन। क्या डाल रखा है बेटा, रेड कलर सोल्यूशन। और सिंपल यहां पर क्या है बेटा, वाटर। क्या है सिंपल यहां पर, वाटर। और ये जो पोर है ना, ये पोर यहां पर जो होल्स हैं ये बंद हैं इस टाइम पे। क्या है, बंद। क्या है, बंद। अब मैंने क्या किया, इन पोर्स को ओपन कर दिया। क्या कर दिया, इन पोर्स को ओपन। तो बताइए 2 या 3 मिनट के बाद या 4-5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, रेड कलर सोल्यूशन इधर जाएगा, वाटर इधर जाएगा, दोनों साइड में मिक्सिंग हो जाएगी ना। तो इस पूरे सोल्यूशन का कलर आफ्टर सम टाइम बेटा कैसा हो जाएगा, लाइट रेड। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, इधर भी पार्टिकल, दोनों साइड में मूवमेंट हो रही है, तो दोनों रेड कलर के हो जाएंगे, लाइट रेड कलर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा सिंपली डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है इसको, डिफ्यूजन बोला जाता है। बट ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से डिफरेंट होता है, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है हमारे पास ये ऑस्मोसिस में। आप समझना, मैंने दोबारा से ऐसा ही कंटेनर ले लिया, भाई समझना है आपको, ऑस्मोसिस समझना जरूरी है। यहां पर मैंने ले लिया है एसपीएम। बायो वाले बच्चे समझ रहे होंगे, एसपीएम का मतलब है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास है। यहां पर ले लिया है मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, क्या ले लिया बेटा यहां पर, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी किसका है बेटा, सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट प्लस वाटर। यहां पर क्या ले लिया बेटा हमने, सोलवेंट, मींस वाटर ले लिया है। क्या ले लिया है, वाटर। ठीक है, तो आप बताइए जो सोलवेंट वाला चैम्बर है यहां पर क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाला जो चैम्बर है उसमें तो सोल्यूट आ गया है ना, वो क्या है बेटा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। मोर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की साइड में, सोलवेंट की साइड में कम कॉन्सेंट्रेशन है। अब एसपीएम में क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको झिल्ली बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, हमारी जो स्किन है, स्किन, ये भी तो एसपीएम है, इसमें भी तो छोटे छोटे होल्स हैं या नहीं है। आप बहुत ज्यादा खेलते हो, बहुत ज्यादा खेल रहे हो आप, तो पसीना आता है। बताइए इन पोर्स में से जो स्वेट के पार्टिकल हैं, पानी के पार्टिकल, वो बाहर आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं, सर बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या अंदर चले जाते हैं? आप पानी लो और इस होल्स में डालने की कोशिश करो, भाई अंदर चला जा स्किन में से, तो नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब जो एसपीएम होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सिर्फ एक साइड में अलाउ करेगी मूवमेंट को, एक साइड में। ऐसा नहीं कि इधर भी चले जा सकते हैं मूवमेंट, इधर भी, मतलब सोल्वेंट से सोल्यूशन की साइड भी, सोल्यूशन से सोल्वेंट की साइड भी, नहीं, सिर्फ एक साइड में मूवमेंट होगी। तो एसपीएम किस साइड में मूवमेंट करवाती है, यही आपको जानना जरूरी है। तो बेटा वो सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड में मूवमेंट करवाएगी, सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड में। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करवाएगी। बदलो, ये तो लेस कंसंट्रेटेड है ना, इसमें तो सोल्यूट है ही नहीं, यहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा क्योंकि सोल्यूट आ गया। कई बुक्स बता दूं मैं आपको, मैंने यहां पर जो लिखा है सोलवेंट सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख रखा है बेटा। सॉल्यूशन की टर्म में डिफाइन कर रहा हूं मैं यहां पर। कई बच्चों ने ऐसे भी पढ़ा हो सकता है कि सर हमने तो ऐसे पढ़ा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वहां सोलवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोलवेंट। अब खुद से सोचो, यहां तो प्योर सोलवेंट है, तो सोलवेंट की तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन इस साइड में कौन आ गया, सोल्यूट। तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, नहीं होगी। तो 3 तरह से डिफाइन हो सकता है आपके पास ऑस्मोसिस, सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड मूवमेंट, लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या हाई कंसंट्रेटेड सोलवेंट से
लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट की तरफ। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल बेटा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं एसपीएम में से, किस में से, एसपीएम में से, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो एक लाइन में मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। बेटा क्या बोलने वाले हैं, ऑस्मोसिस। तो अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होने वाला है और एसपीएम में से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं ऑस्मोसिस के टाइप में। एक्सोस्मोसिस होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस। देखो एक्सो मैंने एग्जिट होना, बाहर जाना। जब सेमी परमेबल से बाहर मॉलिक्यूल जाएंगे तो एक्सोस्मोसिस, जब अंदर चले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, एंडोस्मोसिस। सीखना है आपको, देखना। ये सोल्ट वाटर है बेटा, सोल्ट वाटर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई। ठीक है, अरे भाई सोल्ट वाटर के अंदर पानी हो गया, सोल्यूट हो गया सोल्ट, तो कंसंट्रेशन हाई होगी या नहीं होगी, किसकी, सॉल्यूशन की। और ये है बेटा एग, क्या है हमारे पास, एग, इसके अंदर भी है कोई ना कोई सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन तो कुछ तो है, लेकिन बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्ट वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो बोलो, और ये क्या है, एसपीएम, अंडे के ऊपर एसपीएम तो होती ही है। वेरी गुड। तो बताइए किस तरह से मूवमेंट होगी, बताइए आप। सोल्ट वाटर में से पानी अंडे के अंदर चला जाएगा, अंडे में से पानी बाहर आ जाएगा, सोचो खुद से। अरे सर अंदर तो लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने तो पढ़ा कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां से कुछ पार्टिकल बाहर आ जाएंगे अंडे में से, और अंडा क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो इसको क्या बोलने वाले हैं, एक्सोओस्मोसिस, बाहर आ रहे हैं, है ना। इधर चलते हैं। सर यहां तो सिंपल वाटर है, लेकिन अंडे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन। क्या पड़ा हुआ अंडे के अंदर, सॉल्यूशन। सर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट हो गया, तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो सर अंदर पार्टिकल चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे पार्टिकल, अंदर। तो अंडा हो जाएगा बेटा स्वेल, क्या हो जाएगा, अंडा स्वेल। दिस विल बी नोन एज एंडोओस्मोसिस, तो स्वेलिंग हो जाएगी यहां पर, और दिस इज नोन एज एंडोओस्मोसिस। जल्दी जल्दी करें कुछ एग्जांपल भाई। आपने जो गाजर है, कैरेट है, कैरेट, ठीक है, कैरेट है, आपने पानी के अंदर डाल दी, किसके अंदर डाल दी, पानी के अंदर। तो देखिए क्या होगा बेटा, ये कैरेट है, ये किसके अंदर पड़ी हुई है, पानी के अंदर। तो पानी तो क्या हुआ बेटा, सोलवेंट। और लेकिन कैरेट के अंदर तो पानी भी होता है, मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह होते हैं, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन। तो बेटा ये क्या होगा, सोलवेंट से सोल्यूशन की साइड में पार्टिकल मूव करने लग जाएंगे, नहीं कर लेंगे, तो कैरेट क्या हो जाएगी बेटा, स्वेल। ठीक, क्या हो जाएगी, कैरेट स्वेल। यस और नो। घर पे अचार डालते हो आप, क्या डालते हो, अचार। आम के अचार की बात करूं तो क्या करोगे आप, अचार लिया, मान लीजिए अचार का बाइट है, अचार का बाइट है ये, ठीक है, काट दिया आपने आम, उसका बाइट। तो बाहर जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या डालते हो आप, नमक डालते हो, सोल्ट होता है, चिली होती है, मिर्च वगैरह होती है, सब कुछ होता है नहीं होता। तो इसका मतलब बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बाहर वाले को सोल्यूशन माना जाएगा, अंदर वाले को सोलवेंट। तो बाहर पार्टिकल चले जाएंगे अचार में से, और दो अचार के जो बाइट हैं, वो जो टुकड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे बेटा, पिचक जाएंगे, श्रिंकिंग हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, श्रिंकिंग। ये भी किसके कारण हो रहा है बेटा, यहाँ पर ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है। तो आई होप कि अब आपको ऑस्मोसिस में कोई भी डाउट नहीं है, एक्सोस्मोसिस में और एंडोस्मोसिस में। तो चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर दें, रोक दें। तो बताओ ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम में से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो हमें इन सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन की साइड में आने से रोकना, कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कैसे रोकेंगे, देखिए पाई से इसको डिनोट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। आई विल स्टॉप ऑस्मोसिस, मतलब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑस्मोसिस को रोक देगा। देखिए कैसे बेटा, ये सॉल्यूशन की साइड है, ये सॉल्वेंट की साइड है, और ये क्या है, एसपीएम, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एसपीएम के पोर पे प्रेशर लगाएंगे, देखना यहां से कि हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है, कहां जाना है, सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां से जो सॉल्यूशन का लेवल है ये बेटा ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यस और नो। जब यहां एंट्री होगी तो ऊपर आएगा लेवल, उधर तो जा नहीं रहा कुछ। तो आप क्या करें, यहां पर पिस्टन लगा दीजिए बेटा,
क्या लगा दीजिए बेटा यहां पर, पिस्टन। क्या लगा दोगे बेटा यहां पर, पिस्टन। तो पिस्टन लगाने से क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पिस्टन। तो देखिए ये एंट्री कर रहे हैं, हमने यहां पिस्टन लगा दिया। अब जैसे ही मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा अंदर की साइड से, और इसी प्रेशर से ये पिस्टन ऊपर जाएगा, और हमें इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोकना है, क्योंकि यदि पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो इनकी एंट्री भी नहीं होगी। तो आप यहां से उल्टा प्रेशर लगा दीजिए पिस्टन के ऊपर नीचे की तरफ। तो यहां पे लगाया गया प्रेशर, इतना प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की एंट्री को सॉल्यूशन की साइड में आने से रोक देगा। दिस प्रेशर, यहां जो प्रेशर अप्लाई होगा, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा क्या बोलने वाले हैं हम इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आप सुनेंगे बस। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड ऑन सॉल्यूशन साइड to prevent the entry of solvent molecules to solution side through SPM, that is known as osmotic pressure। डिनोट करने वाले बेटा हम इसको पाई से, किससे डिनोट करने वाले हैं बेटा, हम इसको पाई से डिनोट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो देख लीजिए, अब जितनी ज्यादा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन होगी सोल्यूशन की बेटा, जितनी ज्यादा यहां पर कंसंट्रेशन होगी सोल्यूशन की, उतना ही ज्यादा ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सॉल्वेंट को इधर बुलाएगी, समझो ना। तो मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी यहां पर, तो ये मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी अंदर आने की कोशिश करेंगे, चले जाते हैं चले जाते हैं, जल्दी जल्दी आएंगे, तो आपको उतना ही ज्यादा यहां प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पर लगाया गया प्रेशर इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने लिख दिया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दूसरा, यदि बेटा आप यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस पे प्रेशर लगाएंगे, भाई मेरे को अंदर जाना है, अंदर जाना, उसके लिए प्रेशर लगाएंगे। तो इसका मतलब जितना ज्यादा यहां प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा यहां पर भी प्रेशर लगाना पड़ेगा हमें। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करूं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी आ गया बेटा, क्या आ गया है, सीटी। और ये मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह, गैस की तरह। तो यहां पर हम कांस्टेंट ले आते हैं बेटा, पाई इज इक्वल टू आर सी टी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली पाई का एक्सप्रेशन हो गया बेटा, हमारे पास पाई इज इक्वल टू, वेयर आर इज गैसियस कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, गैसियस कांस्टेंट। तो पाई इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास सी आर टी। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका एक्सप्रेशन आ गया बेटा, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया है। वेयर कंसंट्रेशन सी इज मोलैरिटी बेटा, क्या है यहां पर कंसंट्रेशन सी, मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी। टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो मोलैरिटी ले ली हमने, क्या ले ली है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बताइए बेटा क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। इस वी को उधर ले जाऊं, पाई वी इज इक्वल्स टू बेटा एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। बोले आ गया, नहीं आ गया, तो इसको आइडियल गैस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए दोनों कंपेरेबल है या नहीं है, सर बिल्कुल है सर, कंपेरेबल है, ठीक है। और बेटा सोल्व करें यहां पर, तो देखिए पाई वी इज इक्वल टू एन, क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकलेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक। तो गिवन मास W2, मोलर मास क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास M2, यहां पर क्या आ जाएगा RT, ठीक है। तो यहां से M2 को मैं इधर ले आता हूं बेटा, M2 विल बी इक्वल टू W2 डिवाइड बाय पाई इंटू V, और इंटू में क्या है मेरे पास RT, क्या बेटा RT। तो हेंस इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोलर मास निकाल सकते हैं, किसका, सोल्यूट का, किसका मोलर मास निकाल सकते हैं, सोल्यूट का। तो हैव अ लुक कि किस तरह से किया है हमने, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CRT, पाई वी इक्वल टू एनआरटी आ गया। मैं कंसंट्रेशन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो एनआरटी इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास किसका, सोल्यूट का, दैट इज W2 डिवाइड बाय M2RT। कंपेयर करके यहां से मोलर मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये था हमारे पास बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। हैव अ लुक। तो बेटा क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, यदि मैं यहां पर ये वाला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूं, मतलब पाई इज ग्रेटर, सॉरी यहां पर जो लगाया गया प्रेशर है P इज ग्रेटर देन पाई,
बोलिए क्या हो जाएगा। मतलब यहां पर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन की साइड में, तो जैसे आप यहां ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो एसपीएम के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल अब की बार इस साइड से इस साइड में प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर इस साइड से इस साइड में, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो जाएगी, और यहां प्रेशर लगने से मॉलिक्यूल की एंट्री उल्टी साइड में होने लग जाएगी। ऑस्मोसिस में तो इस साइड में जाएगी, और अब इस साइड में मॉलिक्यूल आने लग जाएंगे। बेचारी एसपीएम बोलेगी कि सुनो चलो ठीक है आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई तो कर दिया, लेकिन एक काम करो अब भी मेरा एक बात मान लो कि सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने दो इस साइड में। किसको? सोलवेंट के मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, इफ P इज ग्रेटर देन पाई देन सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन की साइड से सोलवेंट की साइड में आने लग जाएंगे, और ऑस्मोसिस से यहां पर रिवर्स हो जाएगा। ऑस्मोसिस बोल रही है सोलवेंट टू सॉल्यूशन साइड, लेकिन ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन टू सोलवेंट साइड मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलने वाले हैं। तो जो घर पे आरओज होते हैं, आरओ, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाते हैं। दे आर बेस्ड ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे। आप खारे पानी को साफ करके दिखाएं, खारे पानी को, या आपने क्या ले लिया यहां पर, नमक सोल्ट प्लस वाटर ले लिया, ठीक, और यहां पर ले लीजिए सिंपल वाटर, क्या ले लीजिए बेटा, सिंपल वाटर, और ये क्या बेटा हमारे पास एसपीएम है। तो आप यहां पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो, P इज ग्रेटर देन पाई, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में से सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल, सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल इस साइड में जाने लग जाएंगे। तो बोलो सोल्ट तो यहां बच जाएगा ना, सोल्ट तो यहां पर बच गया, ये तो इसका मतलब सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल जाएंगे, और सोलवेंट कौन है यहां पर बेटा, पानी, तो इसका मतलब प्योर वाटर सॉल्यूशन की साइड से सोलवेंट की साइड में जाता रहेगा, और तो इस तरह से पानी क्या होता रहेगा बेटा, प्योरीफाई होता रहेगा। क्या होता रहेगा, प्योरीफाई। इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बेटा बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसो मैंने एक जैसा, टोनिक मैंने प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो बेटा जो NaCl सॉल्यूशन यदि जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। किससे, 0.9% से कम यदि NaCl की कंसंट्रेशन तो वो हाइपोटोनिक बोला जाएगा, और किसी की कंसंट्रेशन यदि 0.9% से ज्यादा है NaCl की कंसंट्रेशन, तो वो ब्लड सेल्स जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, उनके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक होगा। समझो इसको, हाइपर होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना, तो 0.9% से ज्यादा हो गया तो हाइपर, 0.9% से कम हो गया तो हाइपो। क्या हो गया है, हाइपो। एडिमा बीमारी हो जाती है जो लोग बहुत ज्यादा सोल्ट इनटेक करते हैं, बहुत ज्यादा सोल्ट खाते हैं, तो ब्लड के अंदर सोल्ट बढ़ जाएगा, सोल्ट बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल, तो उनकी स्वेलिंग और ये सब होता रहता है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग वगैरह, ज्यादा सोल्ट या कम सोल्ट होने के कारण एडिमा हो जाता है, उसको एडिमा बोलते हैं। बार्कले एंड हार्टले मेथड बेटा यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मीजर करने के लिए। ठीक, तो यहां तक हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट होता है, ऑस्मोसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले तो समझ लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जब हमारे पास मान लीजिए कोई आपके पास पार्टिकुलर सोलवेंट है, क्या है बेटा, पार्टिकुलर सोलवेंट, वो लिक्विड फेज में है, ठीक है, जब वो फ्रीज होता है तो बेटा वो किस फेज में चला जाता है, सॉलिड फेज में चला जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है, उस टेम्परेचर को बेटा फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो यदि आपके पास प्योर सोलवेंट है तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा बेटा TF0, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सोलवेंट। और यदि हम उस प्योर सोलवेंट के अंदर कोई सोल्यूट मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बेटा सोल्यूशन हो जाएगा ना, तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा बेटा वो कहलाएगा TF। क्या कहलाएगा, TF। प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर TF0, सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा TF। अब सुनिए बात ध्यान से, तो ये फ्रीजिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, देखना इस ध्यान से क्या होगा, यहां पर सुनना आप लोग ध्यान से क्या है।
मान लीजिए आपके पास ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो प्योर सोलवेंट हुआ या नहीं हुआ? प्योर वाटर है तो प्योर सोलवेंट हुआ। ये कितने डिग्री पे फ्रीज होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है पानी, हमें पता है। लेकिन जब आप इसी पानी के अंदर नमक ऐड कर देते हो, क्या ऐड कर देते हो तो बेटा नमक, सोल्ट ऐड कर देते हो, तो ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, 0 से नीचे जाकर फ्रीज होगा। -5 पे हो सकता है, -10 पे, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना नमक डाला है। ठीक है, मतलब किसी सॉल्वेंट का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना, कम हो जाना फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये 0 पे फ्रीज हो रहा है, मान लो नमक डालने के बाद कितने पे फ्रीज होगा बेटा? -5 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे फ्रीज होगा? -5 डिग्री सेल्सियस पे। तो कमी कितने की आई तो कैसे निकालोगे? 0 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया बेटा? यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई या नहीं आई? तो ये जो कमी आई है फ्रीजिंग पॉइंट में, दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाते हैं बेटा? इसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होता जाएगा फ्रीजिंग में। किसमें डिप्रेशन होता जाएगा? फ्रीजिंग में डिप्रेशन होता जाएगा। लेट्स हैव अ ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं अब और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो चलिए बेटा ग्राफ को कंसीडर करते हैं। आप समझना इस ग्राफ को ध्यान से, कैसा है ये ग्राफ, कहां से आया है। इस एक्सिस पे टेम्परेचर लिखा गया, यहां पर लिखा गया वेपर प्रेशर। तो देखो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिए कम होगा। देखो ध्यान से, यहां ऊपर चले जाते हैं हम। ठीक, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम, सोलवेंट का वेपर प्रेशर है ज्यादा। ये हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ के आ चुके हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर को कम करेंगे इस साइड में, तो सोलवेंट फ्रीज होना शुरू करेगा, उसका वेपर प्रेशर कम होना शुरू करेगा ना। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इस पॉइंट के बाद वो फ्रीज हो गया है, देखिए फ्रीज हो गया, तो फ्रीज होने के बाद एकदम से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखिए, इधर तो कौन है? लिक्विड सोलवेंट, और इधर कौन है? फ्रोजन सोलवेंट। ये पॉइंट दोनों का कॉमन है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो इस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और फ्रोजन सोलवेंट जो फ्रीज हो चुका है उसका वेपर प्रेशर सेम है या नहीं है? तो ये टेम्परेचर कौन सा हो गया? प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया है ये। तो मैं इसको नीचे ले आता हूं बेटा। तो प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर बेटा क्या था? यहां पर TF नोट। क्या था बेटा? TF नोट था। अब सोल्यूशन तो धीरे धीरे आएगा फ्रीज होता हुआ, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो यहां पर तो फ्रोजन सोलवेंट है ना, तो यहां पर आकर तो सोल्यूशन भी फ्रीज हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे आकर देखिए, इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन भी फ्रीज हो जाएगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा TF। क्या है? TF। एंड यू नो वेरी वेल कि यहां पर जो TF नोट है बेटा, TF नोट दैट इज ग्रेटर देन TF, दैट इज ग्रेटर देन TF। इसका मतलब सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन कम टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज होगा, कम टेम्परेचर पे। तो बोले डिप्रेशन आया नहीं आया? बिल्कुल। तो बेटा यदि हम डेल्टा TF यहां से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? तो देखिए किस तरह से निकलने वाला है डेल्टा TF। TF नोट माइनस TF। TF नोट क्या निकलेगा हमारे पास? माइनस TF। देखो ये जो यहां एक्सप्रेशन आएगा, ये क्या लाएगा हमारे पास? डेल्टा TF, दैट इज TF नोट माइनस TF। तो बोले जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, जो कमी आएगी, वो सोल्यूट पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल बेटा। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सेम है एक्सप्रेशन, कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? KF इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर मोलैलिटी, वेयर KF इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ऐसी ब्रांच जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टडी करे उसको क्रायोस्कोपी बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपी। तो यदि आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताना चाहें तो क्या होगा? मोलैलिटी की जगह क्या पुट कर दीजिए? 1। ठीक, इफ मोलैलिटी इज 1, यदि मोलैलिटी 1 है तो KF विल बी इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा TF के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए बेटा मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF। मोलैलिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास? N2 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, वो क्या हो जाएगा? W1, वो भी किस में? किलोग्राम में। तो बेटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 1000। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इनटू में W1
इनटू में कितना आ जाएगा बेटा 1000। तो यहां से क्या निकल गया बेटा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई है। तो डेल्टा टीएफ आने के बाद यहाँ तो बेटा मोलर मास निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल सर बिल्कुल मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, के एफ इंटू W2 इंटू में क्या आ जाएगा 1000, और डेल्टा टीएफ कहां पर आ जाएगी बेटा हमारे पास नीचे, और यहां पर रहेगा W1। तो इस तरह से हम सोल्यूट का यहां पर मोलर मास भी पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और यहां पर यह ध्यान रखिए मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो बताओ डेल्टा टीएफ अब डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, यस सर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हुई। तो अब देखो ध्यान से, मान लीजिए आप पहाड़ों पे रहते हो और पहाड़ों पे सड़क पे पानी गिरने से रात को बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है, रात को बर्फ। और रात का वहां का टेम्परेचर है बेटा -5 डिग्री सेल्सियस, और -5 पे तो पानी फ्रीज हो ही जाएगा। तो उस पानी को फ्रीज होने से रोकने के लिए आप क्या करिए, इस सड़क के ऊपर नमक डाल दो बेटा। क्या डाल दो, नमक। नमक डालने से क्या हो जाएगा बेटा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। और जितना ज्यादा नमक डालोगे उतना ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था वो -5 से भी बच के आप जाए -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। कितने पे जाकर फ्रीज होगा, -10 पे। तो जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के कारण, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ग्राफ हमने यहां पर समझ लिया है। तो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ ली है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और फाइनली हमने पढ़ी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा है। आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा फाइनली इसको रिकैप करते हैं सभी फॉर्मूलाज को। देखिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला ये हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करने का जो मेथड है वो है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने का मेथड बेटा लेंस बर्जर मेथड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने का मेथड है बैकमैन मेथड। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का मेथड है बेटा बार्कले हार्टले मेथड। क्वेश्चन आपके लिए, ओशियंस डू नॉट फ्रीज। भाई जो समुद्र है ये जमते क्यों नहीं है, फ्रीज क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो समुद्र है उनके अंदर नमक होता है, नमक सोल्यूट होता है, पानी उनके अंदर सोलवेंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होने के कारण वो फ्रीज नहीं होते हैं। तो हमारे पास जिस तरह से हमने के बी निकालने का फॉर्मूला निकाला था उसी तरह से हमारे पास के एफ निकालने का फॉर्मूला भी है। सेम का सेम फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, बस जहां पर ये यहाँ पर एल बी था यहाँ पर एल एफ आ जाएगा, मतलब फ्रीजिंग आ जाएगा बॉइलिंग की जगह पे। जो आर टी नोट है, टी नोट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट है हमारे पास। एल एफ का मतलब है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सोलवेंट, पर ग्राम ऑफ सोलवेंट है ना। डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सोलवेंट बेटा, पर मोल ऑफ सोलवेंट, वेयर m1 इज द मोलर मास ऑफ सोलवेंट। इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं kf की वैल्यू। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो यहां तक हमारे पास सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम वेंट होफ फैक्टर पे। वेंट होफ फैक्टर वाली वीडियोज में बच्चों को डाउट रहते हैं कि वेंट होफ फैक्टर क्या है, क्यों जरूरत पड़ी वेंट होफ फैक्टर की। आपके सभी डाउट उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं हम। इतना आसान बना देंगे लिए आपके लिए वेंट होफ फैक्टर को कि आपको उससे आसान कोई टॉपिक इस पूरे चैप्टर में नहीं लगने वाला है। तो ये वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो भी देखना अच्छे से। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।